नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं प्रशांत कटारे और आज बात ईरान अमेरिका इजराइल युद्ध के असली लक्ष्य की। क्या वाकई अमेरिका ईरान को काबू करना चाहता है या फिर हित कुछ और है अमेरिका के? और क्या ट्रंप के जाल में ड्रैगन फंस गया है? आज ये पूरी बात बताएंगे आपको। दरअसल ईरान और अमेरिका इजराइल के बीच चल रहा संघर्ष केवल मजहबी या क्षेत्रीय वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। असल में ये अमेरिका द्वारा चीन यानी मंदारिन को घेरने की एक सोची समझी बिसात है। ट्रंप 2.0 के दौर में अमेरिका अपनी डीप स्टेट रणनीति के तहत रूस के साथ गुप्त तालमेल कर रहा है ताकि चीन की एनर्जी सप्लाई लाइन काटी जा सके। तो समझते हैं कैसे चीन अपनी सुरक्षा के लिए माओ के दौर की थर्ड फ्रंट रणनीति को पुनर्जीवित कर रहा है और पहाड़ों में परमाणु ठिकाने बना रहा है। ये युद्ध मुल्लाओं के अस्तित्व से ज्यादा चीन की वैश्विक महाशक्ति बनने की महत्वाकांक्षाओं को कुचलने के बारे में है। तो ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच जारी घमासान की हेडलाइंस के पीछे असली सवाल यह है कि आखिर में किसे फायदा होगा और कौन बर्बाद होगा। तो मौजूदा हालातों को देखें तो ट्रंप के नेतृत्व वाला अमेरिका सबसे बड़ा गेनर और चीन यानी मंदारिन सबसे बड़ा लूजर बनकर उभर सकते हैं। इधर इजराइल इस पूरी प्रक्रिया में ग्रेटर इजराइल बनने की ओर अग्रसर है, लेकिन इस बिसात के पीछे के खिलाड़ी बीजिंग और वॉशिंगटन हैं। तो साल 2020 में कोविड-19 की दस्तक ने दुनिया को बायोलॉजिकल वॉर के खतरे से रूबरू कराया था। डोनाल्ड ट्रंप ने उस समय इसे चीनी वायरस करार दिया था। हालांकि वे चुनाव हार गए थे, लेकिन 2025 में उनकी सत्ता में वापसी ने समीकरण बदल दिए हैं। दुनिया ट्रंप को एक मजाकिया या अनप्रेडिक्टेबल लीडर मान सकती है, लेकिन बेहद ठंडे और माहिर कैलकुलेटर बताए जाते हैं। ठंडे दिमाग वाले माहिर कैलकुलेटर हैं डोनाल्ड ट्रंप और अपनी रैलियों और बयानों से लगातार मीडिया को वो उलझाए रखते हैं, जबकि पीछे एक पूरा प्लान तैयार रहता है ट्रंप का। बहरहाल, क्या ईरान का तेल कब्जाने की अमेरिकी योजना सफल होगी? ये भी सवाल है। ट्रंप की रणनीति का एक हिस्सा दशकों पुराना है। 1987 के एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा था कि अमेरिका को ईरान में घुसकर उसके तेल पर कब्जा कर लेना चाहिए। आज वे ठीक वही कर रहे हैं। वे जानते हैं कि ईरान को उलझाकर न केवल मिडिल ईस्ट में अमेरिकी पकड़ मजबूत होगी, बल्कि चीन की एनर्जी सप्लाई भी ठप की जा सकती है। ट्रंप के लिए विचारधारा कोई मायने नहीं रखती। ईरान का तेल चीन की रगों में दौड़ने वाला खून जैसा है। यदि अमेरिका फारस की खाड़ी और हॉर्मूज जल डमरू मध्य पर अपना नियंत्रण कड़ा करता है तो चीन की औद्योगिक रफ्तार को ब्रेक लग जाएगा। ट्रंप का अमेरिका फर्स्ट असल में चीन लास्ट की नीति पर टिका है। वे जानते हैं कि बिना युद्ध लड़े किसी महाशक्ति को हराने का सबसे अच्छा तरीका उसकी सप्लाई लाइन काट देना है। ईरान इस खेल में सिर्फ एक भौगोलिक बाधा है जिसे अमेरिका अब हटाने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। और इधर डीप स्टेट और रिपब्लिकन राष्ट्रपतियों का असली कनेक्शन क्या है, ये भी आपको समझा देते हैं। दरअसल अमेरिका की असली ताकत वहां का डीप स्टेट है। ये सुपर गवर्नमेंट पर्दे के पीछे से लंबी अवधि की रणनीतियां बनाती है। इससे डेमोक्रेट्स पर ज्यादा भरोसा नहीं रहता, क्योंकि वे अक्सर मानवाधिकारों और सार्वजनिक राय के दबाव में सैन्य जोखिम लेने से डरते हैं। यही कारण है कि डीप स्टेट ने रोनाल्ड रीगन को सोवियत संघ खत्म करने और जॉर्ज बुश को वॉर ऑन टेरर के लिए चुना था। अब ट्रंप को चीन के उभार को रोकने की जिम्मेदारी मिली है। ट्रंप के लिए गाजा, पाकिस्तान या पश्चिम एशिया सिर्फ एक व्यापारिक सौदे की तरह हैं। उन्होंने रूस के पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे को लेकर एक सच्चाई की तरह स्वीकार भी कर लिया है। अमेरिका और रूस अब प्रतिद्वंदी नहीं, बल्कि एक दूसरे के मददगार धीरे धीरे बन रहे हैं। ये एक बहुत बड़ा रणनीतिक बदलाव है जिसे दुनिया अभी पूरी तरह समझ नहीं पाई है। अमेरिका ने रूस को यूक्रेन का हिस्सा देने के बदले में चीन के खिलाफ उसका मौन समर्थन हासिल कर लिया है। रूस और अमेरिका के बीच क्या कोई गुप्त समझौता हुआ है, ये भी आपको समझाते हैं। दरअसल एक समय जो रूस और अमेरिका कट्टर दुश्मन थे, वे अब एक दूसरे के सहयोगी धीरे धीरे नजर आने लगे हैं। यूक्रेन का एक बड़ा हिस्सा रूस के पास जाना अब एक हकीकत बन चुका है। वहीं ट्रंप की नजर में नाटो अब अप्रासंगिक हो चुका है। अमेरिका ने यूरोप को उसके हाल पर छोड़ दिया है। अब यूरोप को या तो रूस से ऊर्जा की भीख मांगनी होगी या ईरान के सामने हाथ फैलाने होंगे। वहीं अमेरिका की असली योजना ईरान के टुकड़े करके एक नया कुर्दिस्तान बनाने की हो सकती है। ये नया कुर्दिस्तान ईरान, सीरिया, इराक और तुर्की के हिस्सों से मिलकर बन सकता है। ये मिडिल ईस्ट में दूसरे इजराइल की तरह काम करेगा जो अमेरिकी
हितों की रक्षा करेगा। रूस ने भी शायद ये मान लिया है कि चीन एक अविश्वसनीय पड़ोसी है। वहीं 4,200 किलोमीटर लंबी सीमा पर चीन की विस्तारवादी नीति से रूस हमेशा सशंकित रहता है, इसलिए वो अमेरिका के साथ मिलकर चीन को सीमित करने के गेम प्लान में शामिल हो गया है। अब सवाल है कि चीन को घेरने का चक्रव्यूह और पाकिस्तान की भूमिका आखिर क्या है। तो अमेरिका के लिए असली चुनौती चीन है। ड्रैगन को काबू में करने के लिए वॉशिंगटन ने मॉस्को को एक स्लीपिंग पार्टनर बना लिया है। रूस भी चीन की बढ़ती दादागिरी और सीमा विस्तार की नीति से परेशान है। चीन ने ईरान और सऊदी अरब के बीच समझौता कराकर मिडिल ईस्ट में अपनी धाक जमाने की कोशिश की थी और इस कदम से अमेरिका डीप स्टेट को सतर्क कर रहा है। ट्रंप ने आते ही पाकिस्तान को चीन के कैंप से निकालकर फिर से पुराने रिश्तों की ओर मोड़ा है। वहीं पाकिस्तान को सऊदी अरब के साथ डिफेंस पैक्ट में शामिल करना ईरान के खिलाफ एक बड़ी चाल है। जनवरी 2026 में अमेरिका ने दिवालिया पाकिस्तान को गाजा पुनर्निर्माण बोर्ड में शामिल कर लिया। मजे की बात यह है कि उसे खुद के पुनर्निर्माण के लिए एक पैसा नहीं दिया गया। ये पाकिस्तान को चीन के सीपैक यानी इस प्रोजेक्ट से दूर रखने की अमेरिकी कोशिश का हिस्सा है। तो फिर क्या चीन फिर से माओ के दौर की थर्ड फ्रंट रणनीति अपना रहा है? इस सवाल का जवाब भी सुन लीजिए। चीन अपनी घेराबंदी को भांप चुका है। यही वजह है कि वो अब अपनी अर्थव्यवस्था को दुनिया के लिए खोलने की बजाय उसे समेटने में लगा हुआ है। राष्ट्रपति शी जिनपिंग अब माओ जेडोंग के दौर की थर्ड फ्रंट रणनीति को दोबारा जिंदा कर रहे हैं। वहीं 1964 में माओ ने चीन के उद्योगों और परमाणु ठिकानों को समुद्र तट से हटाकर सिचुआन और गांसू जैसे दुर्गम पहाड़ी इलाकों में शिफ्ट कर दिया था। आज चीन के दक्षिण पश्चिमी पहाड़ों में फिर से मशीनों की गूंज सुनाई दे रही है। जिनपिंग का मानना है कि तटीय शहर अमेरिकी हमलों के प्रति संवेदनशील हैं, इसलिए वे अपने महत्वपूर्ण परमाणु और औद्योगिक ढांचे को सुरक्षित ठिकानों पर ले जा रहे हैं। ये डेंग शाओपिंग की उस नीति का अंत है जिसमें चीन ने खुद को दुनिया की फैक्ट्री बनाया था। अब चीन एक इंडोर महाशक्ति बनने की कोशिश कर रहा है जो किसी भी बाहरी हमले का सामना कर सके। सवाल यह भी है कि चीन का परमाणु विस्तार और पहाड़ों में छिपे खतरनाक मंसूबे आखिर क्या हैं। तो 2024 तक चीन के पास 600 परमाणु हथियार थे, लेकिन 2030 तक ये संख्या 1000 के पार जा सकती है। सिचुआन के पहाड़ों में नए बंकर, प्लूटोनियम कोर बनाने की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो गई हैं। वेंटिलेशन और हीट डिस्पोजल के नए उपकरणों से लैस ये ठिकाने बताते हैं कि चीन एक लंबे युद्ध की तैयारी कर रहा है। वो जानता है कि अगर उसकी समुद्री सप्लाई लाइन कट गई तो उसे अपने संसाधनों पर ही निर्भर रहना होगा। चीन ने पिछले 5 सालों में अपने हथियारों के आयात में 70% की कमी की है। इसका मतलब है वो अब पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन चुका है। उसका रक्षा बजट अब अमेरिका के 1/3 तक पहुंच गया है। लेकिन इन सब के बावजूद चीन के मन में एक गहरा डर है। ये डर अमेरिका से ज्यादा किसी और देश को लेकर है। इधर जापान का परमाणु डर और चीन की चिंता का असली कारण क्या है, ये भी आपको बता देते हैं। चीन सबसे ज्यादा अमेरिका से नहीं बल्कि जापान से डरता है। चीन के सरकारी अखबार PLA डेली ने आरोप लगाया है कि जापान अपनी डिफेंस कैपेसिटी को खतरनाक हद तक बढ़ा रहा है। जापान के पास 44.4 टन प्लूटोनियम का भंडार है, जिससे 5500 परमाणु हथियार बनाए जा सकते हैं। चीन को डर है कि जापान कभी भी अपनी 3 गैर परमाणु सिद्धांतों की नीति को छोड़ सकता है। चीन को संदेह है कि अमेरिका जापान को फिर से मंचूरिया की तरफ बढ़ने के लिए उकसा सकता है। जिस तरह अमेरिका ने ईरान का इस्तेमाल करके अरब देशों को अपने पाले में वापस खींच लिया, उसी तरह वो जापान का इस्तेमाल चीन को उलझाने के लिए कर सकता है। जापान की तकनीकी शक्ति और परमाणु सामग्री का भंडार ड्रैगन के लिए सबसे बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब यह भी समझ लीजिए कि BRI का पतन और IMEC का उदय आर्थिक मोर्चे पर चीन कैसे पिछड़ रहा है। चीन का महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI अब एक मकबरे में तब्दील होता दिख रहा है। $60 अरब का सीपैक प्रोजेक्ट पाकिस्तान की अस्थिरता और कर्ज के बोझ तले दब गया है। इसके जवाब में अमेरिका ने भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC पेश किया। 500 आपको बता दें कि $500 अरब का ये प्रोजेक्ट चीन के व्यापारिक दबदबे को खत्म करने के लिए डिजाइन किया गया। चीन अब विस्तार करने के बजाय खुद को बचाने की मुद्रा में आ गया है। पिछले 4 दशकों तक चीन ने दुनिया भर में अपने पैर फैलाए, लेकिन अब वो कछुए की तरह अपने अंगों को समेट रहा है। उसे समझ आ गया है कि व्यापारिक रास्तों पर अमेरिका और उसके सहयोगियों का कब्जा उसे कभी भी संकट में डाल सकता है। और चले ईरान युद्ध का भविष्य और वैश्विक संतुलन कैसे होगा, ये बताते हैं आपको। ईरान के आसमान में गरजते विमान और गिरती मिसाइलें सिर्फ एक ट्रेलर हैं। असल फिल्म बीजिंग और वॉशिंगटन के बीच चल रही है। ट्रंप के लिए दुनिया का बाकी हिस्सा सिर्फ टॉप लाइन यानी दिखावा है। उनका असली बॉटम लाइन बिजनेस चीन को घुटनों पर लाना है। ईरान के
मुल्ला इस खेल में सिर्फ एक मोहरा है। असली लड़ाई तो उन मंदारिन अधिकारियों के खिलाफ है जो दुनिया का नया केंद्र बनने का सपना देख रहे हैं। आने वाले समय में हम देखेंगे कि ईरान के भीतर आंतरिक विद्रोह तेज हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका और इजराइल का समर्थन मिलेगा। चीन अपने थर्ड फ्रंट के जरिए खुद को सुरक्षित करने की कोशिश करेगा, लेकिन क्या वो बिना ऊर्जा और व्यापार के एक महाशक्ति बना रह पाएगा? ये सवाल 21वीं सदी की सबसे बड़ी चुनौती है। आखिर में ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या ये तीसरे विश्व युद्ध की आहट है? ईरान युद्ध का असली अर्थ ये है कि अमेरिका अब किसी भी कीमत पर चीन को सुपर पावर नहीं बनने देगा। इसके लिए वो रूस से हाथ मिला सकता है, यूरोप को छोड़ सकता है और मिडिल ईस्ट का भूगोल बदल सकता है। चीन का पहाड़ों में वापस जाना इस बात का सबूत है कि वो हार मान चुका है कि वो समुद्रों पर अमेरिका को टक्कर दे पाएगा। अब वो केवल अपनी ज़मीन और अपने अस्तित्व को बचाने की कोशिश कर रहा है। दुनिया एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां पुरानी व्यवस्थाएं ध्वस्त हो रही हैं और नई दुश्मनियां जन्म ले रही हैं। ईरान और इजराइल की जंग इस बड़े महायुद्ध का केवल एक मोर्चा मात्र है। बॉटम लाइन यही है कि इस युद्ध में जीतने वाला वॉशिंगटन होगा और हारने वाला बीजिंग। बाकी देश केवल इस महान खेल के दर्शक या छोटे सहयोगी बनकर रह जाएंगे। यानी एक बात बिल्कुल साफ है, इस युद्ध के पीछे अमेरिका का अगर कोई मकसद या कोई टारगेट है तो वो चीन को सीमित करना, जो दूसरी बड़ी महाशक्ति के तौर पर उभरी है, और नहीं चाहता अमेरिका कि चीन उसको टक्कर दे पाए। आज के इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।